पूरे इजिप्ट और इसके आसपास के इलाकों में अब तक कुल 180 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है खुफू का पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 4500 साल पहले बने इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट है। यहीं एक और पिरामिड है जो किंग खुफू के बेटे किंग काफरे का है, जिसकी ऊंचाई 448 फीट है। ये विशाल स्ट्रक्चर आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। इनमें लगे पत्थरों का वजन 3 टन से 20 टन तक है। इन पत्थरों की इतनी बड़ी तादाद और इनका वजन, ये दोनों बातें आज की इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देती हैं। आज से 4500 साल पहले पत्थरों के इतने वजनी टुकड़ों को काटना कैसे मुमकिन हो पाया। इतना ही नहीं, इन विशाल पत्थरों को क्रम में लगाकर एक विशाल स्ट्रक्चर बना देना आज से 4500 साल पहले के इंसानों के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन काम लगता है। इस असंभव काम को उस दौर के इंसानों ने अंजाम कैसे दिया, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही था। पिछली 2 सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट इस सवाल को लेकर हैरान थे। सबकी अपनी अपनी थ्योरीज थी, लेकिन अब तक पुरातत्वविदों को इस सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया था। वैज्ञानिकों की इसी दुविधा का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने खुफू के पिरामिडों के बारे में फर्जी बातें फैलानी शुरू कर दी। तर्क ये दिया कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। इतने भारी पत्थरों को पहाड़ों से काटना, फिर उसे गीजा तक लाना इंसानों के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। उस कालखंड में कोई क्रेन वगैरह तो थी नहीं, फिर कैसे इन विशाल पत्थरों से कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता है। ये काम धरती के इंसानों का नहीं, बल्कि परग्रही सभ्यताओं का है। आज से 4500 साल पहले एलियन धरती पर आए और पिरामिड बनाकर वापस चले गए। इस तरह की तमाम अफवाहों पर सैकड़ों किताबें प्रकाशित हुई और टीवी के जरिए भी इस फर्जीवाड़े को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया गया। लेकिन इन तमाम तरह की अफवाहों के बीच कुछ लोग थे जो लगातार अपनी खोज में लगे हुए थे। वे जानते थे कि इन फालतू अफवाहों में कोई दम नहीं है। सच जमीन में ही कहीं दफन है, जिसे बाहर निकाले जाने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिस्ट पिछली 2 सदियों तक जिस खोज में लगे थे, उस दिशा में अभी हाल ही में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस खोज को इजिप्ट के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास ने 21वीं सदी में इजिप्ट की सबसे बड़ी खोज कहा है। तो क्या है पूरा मामला, इसे जानने से पहले आइए एक बार इजिप्ट के पिरामिडों की खोज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच लगभग 2000 वर्षों के दौरान इजिप्ट के फराओ सम्राटों द्वारा बनाए गए पिरामिडों का इतिहास इन विशाल पिरामिडों के साथ ही रेत में दफन हो चुका था। बाकी थे तो कुछ टीले नुमा ढांचे, जिन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। हजारों वर्षों तक बाहरी दुनिया इन विशाल पिरामिडों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हालांकि चोर और लुटेरों के लिए ये पिरामिड अनजान नहीं थे। हजारों वर्षों तक इनकी सेंधमारी होती रही और इन्हें लूटा जाता रहा। आज से 2000 साल पहले 30 ईस्वी में पहली बार इन पिरामिडों का संपर्क बाहरी दुनिया से हुआ, जब 2 यूनानी खोजकर्ता स्ट्रैबन और हेरोडोटस यहाँ आए और उन्होंने खुफू के पिरामिडों के बारे में अपनी नोटबुक में लिखा। स्ट्रैबन और हेरोडोटस की डायरी के आधार पर ही बताई गई जगह की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में हुई और वो गैलरी भी मिल गई जिसका जिक्र स्ट्रैबन और हेरोडोटस ने 2000 साल पहले अपनी डायरी में किया था। स्ट्रैबन और हेरोडोटस के 800 साल बाद 820 ईस्वी में इस्लामिक खलीफा अब्दुल्ला मामून इजिप्ट की यात्रा पर निकला। जब वो खुफू पहुंचा तो उसे भी रेत के समंदर के बीच पत्थरों के विशाल टीले नजर आए। खलीफा को बताया गया कि इन टीलों के नीचे सोना दबा है। खलीफा अब्दुल्ला मामून ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वे अंदर घुसने का रास्ता बनाएं, लेकिन कई दिनों तक गीजा के पिरामिड की दीवारों पर छेनी हथौड़ा चलाने के बाद भी खलीफा को अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला। कई दिनों की कोशिश नाकाम होने के बाद जब वो वापस जाने को हुआ, तभी रेत में उसके ऊंट का पैर धंसा। जब खलीफा ने वहां खुदाई करवाई तो उसे एक रास्ता मिला, जिसके सहारे वो सम्राट खुफू के मकबरे तक पहुंच गया। लेकिन वहां खलीफा को कोई खजाना नहीं मिला और वो मायूस होकर गीजा से चला गया। अपनी इस खोज को उसने बड़े विस्तार से लिखा है। 19वीं सदी के खोजियों के लिए खलीफा की यह डायरी बहुत काम की चीज साबित हुई। खलीफा की इस खोज के लगभग 7 सदी बाद
यानी कि 15वीं सदी में जर्मनी के ब्रियाडेनबर्ग की खुफू यात्रा के संस्मरण मिलते हैं, जिन्होंने 1486 ईस्वी में खुफू के पिरामिडों का दौरा किया था। ब्रियाडेनबर्ग गीजा के महान पिरामिड में प्रवेश करने में कामयाब रहा, लेकिन भूमिगत कक्षों तक नहीं पहुंच सका। ब्रियाडेनबर्ग ने अपनी इस खोज पर एक किताब लिखी, जो उसके मरने के लगभग 2 सदी बाद 1646 में प्रकाशित हुई। इस किताब का नाम था पिरामिडोग्राफिया। ब्रियाडेनबर्ग की इस महान खोज के 4 सदी बाद सम्राट नेपोलियन गीजा पहुंचा। वो मिस्र को जीतने के लिए एक बड़ी सेना लेकर निकला था। इजिप्ट पर उसके इस अभियान की एक वजह गीजा के पिरामिड भी थे। वो इन्हें जानने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक था। इसी वजह से नेपोलियन कई वैज्ञानिकों को भी साथ लाया था। नेपोलियन के एक्सपर्ट्स कई महीनों तक पिरामिड के आसपास की जमीन से रेत हटाते रहे और इस तरह नेपोलियन के वैज्ञानिक इन पिरामिडों पर हजारों वर्षों से जमी रहस्यों की बहुत सी परतें हटाने में भी कामयाब हुए। गीजा के पिरामिडों के बारे में नेपोलियन द्वारा की गई खोजों को डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट पुस्तक में दर्ज किया गया। नेपोलियन के इस अभियान की वजह से ही यूरोपियन लोगों को मिस्र के महान पिरामिडों के बारे में पता चला और इसके बाद ही इजिप्ट के पिरामिडों की रिसर्च में क्रांति आ गई। 1872 में डब्ल्यू डिक्सन ने रानी के मकबरे के साथ ही इस पिरामिड के 2 गुप्त रास्तों की खोज की। 1880 में विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेट्री, जिन्हें आर्कियोलॉजी का पिता कहा जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले पिरामिडों की सही मैपिंग की और इनका नक्शा तैयार किया। 1902 में जेम्स ई क्यूबेल ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने पिरामिड के अंदर 39 मकबरों को खोजा। इस घटना के तकरीबन 80 सालों बाद यानी 1980 से पिरामिडों के रिसर्च में फिर से एक नई क्रांति आई और 1980 के बाद ही कई इंटरनेशनल रिसर्चरों की टीमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पहुंचने लगी। 1987 से 2013 के दौरान फ्रांसीसी, जापानी और मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट की कई टीमें यहाँ अपने रिसर्च में जुटी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बीच कुछ बड़ी और हैरतअंगेज खोजें मुमकिन हो पाई, जिनसे पिरामिडों के रहस्यों पर से पर्दा उठना शुरू हो गया। इजिप्ट के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास और मार्क लेनार्ड ने गीजा के मजदूरों के गांव की खोज की। गांव के पास ही पिरामिड के मजदूरों का कब्रिस्तान भी मिला। साथ ही इस उत्खनन से ये भी साबित हुआ कि इन पिरामिडों का निर्माण करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि वे सभी स्किल्ड वर्कर्स थे, जिन्हें उनके काम के हिसाब से सैलरी दी जाती थी। इस ऐतिहासिक खोज के बाद अगले 30 सालों तक शोधकर्ताओं को पिरामिडों के खोए हुए रहस्यों की तलाश में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसकी कई वजहें थी। हजारों सालों तक पिरामिड के लुटेरे इन्हें लूटते रहे थे और नेपोलियन के बाद से 2013 के बीच इजिप्ट के ज्यादातर हिस्सों को खंगाला जा चुका था। इसलिए गीजा में अब ज्यादा कुछ मिलने की संभावना बची नहीं थी। यही कारण था कि गीजा से बाहर 200 किलोमीटर के बड़े इलाके में भी सर्च अभियान शुरू किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में इजिप्ट के इतिहास की वो खोज हो पाई जिससे पिरामिडों के निर्माण का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो पाया। 200 वर्षों के दौरान की तमाम खोजों का नतीजा ये था कि आर्कियोलॉजिस्ट को 5000 सालों से रेत में दफन इतिहास की लगभग सारी गायब कड़ियां मिल गई थीं। इस लंबे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से पिरामिडों की ज्यादातर गुत्थियां सुलझ चुकी थी। कौन सा पिरामिड किस सम्राट ने बनवाया, इन विशाल पिरामिडों के गर्भ में ताबूतों में बंद लाशें किसकी हैं, हजारों साल पुरानी इन लाशों को कैसे संरक्षित किया गया और इन पिरामिडों को बनवाने का उद्देश्य क्या था, इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठ चुका था। लेकिन अब भी एक सवाल था जिसका जवाब इन 200 वर्षों के बड़े बड़े खोज अभियानों से भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं ढूंढ पाए थे। इतने वजनी और विशाल पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया और इन पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से इन पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया। आखिरकार 2013 में एक फ्रांसीसी मिशन के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट पियरे टैलेट ने एक ऐसी खोज कर डाली जिससे पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी रहस्यों पर से पर्दा उठ गया। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट पिछली 2 सदियों से जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, उन सवालों के जवाब गीजा से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर जर्फ की वादी में छुपे थे। लंबे समय से गीजा के पिरामिडों की शोध पर लगे पियरे टैलेट को लगने लगा कि गीजा में ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल खोजें पूरी हो चुकी हैं। जब गीजा की रेत में ज्यादा कुछ खंगालना बाकी न बचा तो उन्होंने गीजा के रहस्यों को गीजा के बाहर तलाशने का मन बनाया।
और 2012 में वो गीजा से निकलकर वादी अल जर्फ पहुंचे। यहीं उनकी टीम ने अपना कैंप लगाया और पियरे टैलेट अपनी टीम के साथ लगातार 1 साल तक वादी अल जर्फ की रेतों को खंगालने में लगे रहे। जर्फ की इस वादी को खंगालने के दौरान पियरे टैलेट को यहाँ बहुत से गुफानुमा ढांचे मिले। गहराई से छानबीन करने पर पियरे टैलेट हैरान रह गए, क्योंकि इस जगह से 4500 साल पहले की बहुत सी चीजें मिली। साथ ही कई ऐसे एविडेंस भी मिले जिससे इस जगह का सीधा संबंध गीजा के महान शासक खुफू से जोड़ा जा सकता था। ज्यादातर गुफाएं रेतों से भरी हुई थी, जिन्हें साफ करने में कई महीनों का वक्त लगा। लेकिन जब इस इलाके से रेत को हटाया गया तो इन गुफाओं का असली रहस्य दुनिया के सामने आ गया। रेत की परतों के पीछे जो दीवारें मिली उन पर काफी कुछ लिखा था। पियरे टैलेट ने वादी अल जर्फ में अब तक जो खोज की, वे इसी को इजिप्ट के इतिहास से जुड़ी बड़ी खोज समझ रहे थे। लेकिन उन्हें आगे जो मिलने वाला था उसके बारे में पियरे ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक टूटी हुई गुफा के अंदर से जब रेत हटाई गई तो उन्हें वहां पपायरस का ढेर मिला। ये पपायरस नाम के एक पौधे की छाल से बनाई जाती थी, जिसका इस्तेमाल प्राचीन इजिप्ट में कागज की तरह किया जाता था। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये 4500 साल पुराना साबित हुआ। शुरुआती जांच से ये भी पता चला कि पपायरस का ये ढेर दरअसल 4500 साल पहले का दस्तावेज था। अब इसे डिकोड करना जरूरी था। लैब में इसके एक एक टुकड़े को जोड़ा गया। दुनिया भर के विशेषज्ञ इसकी जांच में लगे थे। पपायरस पर लिखे इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने में वैज्ञानिकों को 6 साल लग गए। पियरे टैलेट को मिला पपायरस का यह ढेर जब पढ़ा गया तो ये इतनी बड़ी खोज साबित हुआ कि इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास ने इसे इजिप्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खोज कहा। इस मैन्युस्क्रिप्ट को पिरामिड बनाने के काम में लगे एक सुपरवाइजर ने लिखा था। उस सुपरवाइजर का नाम था मेरर। मेरर की इस नोटबुक में उसने अपने काम को विस्तार से लिखा है। मेरर की ड्यूटी क्या थी, उसके साथ कितने लोग काम करते थे और वो कैसे काम करते थे, इन सभी बातों की जानकारी मेरर ने अपनी इस डायरी में लिखी थी। डायरी से पता चला कि मेरर 40 लोगों की एक टीम का सुपरवाइजर था, जो गीजा के पिरामिडों के लिए पत्थरों की ढुलाई के काम में लगे थे। वे गीजा से 18 किलोमीटर दूर तूरा की पहाड़ियों से पत्थरों को नाव में रखकर गीजा तक ले जाते थे। प्रत्येक चक्कर में मेरर की टीम लगभग 30 पत्थरों को गीजा तक पहुंचाती थी। इस तरह के हर एक दौरे में मेरर की टीम को 3 दिन का समय लगता था। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती थी। मेरर ने अपने कई साथियों को अलग अलग दुर्घटनाओं में खो दिया, जिसके बारे में उसने अपनी इस डायरी में लिखा है। नाव से गीजा तक पत्थरों को पहुंचाने के लिए एक लंबी नहर बनाई गई थी। मेरर और उसकी टीम इसी नहर के रास्ते तूरा से गीजा तक पत्थरों की ढुलाई करते थे। मेरर की इस नोटबुक से गीजा की रेतों से मिली नावों का रहस्य भी उजागर हो गया। रेत के अंदर से जब ये नाव मिली थी तब दुनिया भर के शोधकर्ता ये नहीं समझ पा रहे थे कि रेगिस्तान में नाव का क्या काम, लेकिन मेरर की डायरी से नाव का रहस्य भी खुल गया। इंसानों द्वारा बनाई गई 18 किलोमीटर लंबी नहर से गीजा तक जो पत्थर पहुंचते थे उन्हें रैंप के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता था और इस तरह पत्थरों के विशाल टुकड़ों से दुनिया के इस सबसे बड़े अजूबे का निर्माण हुआ। पियरे टैलेट ने इजिप्ट के इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर दी थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि इतने बड़े पत्थरों को कैसे काटा गया और इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे ले जाया गया। मेरर की डायरी में इन सवालों के जवाब थे, लेकिन पियरे को इस डायरी में लिखी बातों का कोई पुख्ता सबूत भी ढूंढना था और ये सबूत उन्हें हैटनूक की घाटी में मिले। ये घाटी गीजा से 150 किलोमीटर के फासले पर है। पियरे और उनकी टीम ने वहीं अपना कैंप लगाया और खोज अभियान शुरू हो गया। हजारों सालों से ये जगह बंद होने की वजह से रेत से पूरी तरह ढकी हुई थी। महीनों तक इस जगह की सफाई और खुदाई होती रही। जब रेत हटी तो यहाँ कई खदान मिले। रिसर्च से पता चला कि यही वो माइन है जहाँ के पत्थरों से गीजा के पिरामिडों का निर्माण हुआ। अब सवाल ये था कि इतने गहरे खदान से 25 लाख पत्थरों को तराश कर बाहर कैसे निकाला गया। जल्द ही पियरे को वो रैंप भी मिल गया जिसके जरिए पत्थरों को खदान से बाहर निकाला जाता था। इस रैंप के दोनों ओर सीढ़ियां थी जिस पर मजदूर खड़े होकर रस्सियों के सहारे पत्थरों को खींचकर बाहर निकालते थे। पियरे को रैंप पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी नजर आए जिसमें मोटी लकड़ी को फिट कर पत्थरों को घुमाया जाता था। गीजा के पिरामिड तक इन पत्थरों को इसी तरह पहुंचाया गया और इसी रैंप मॉडल के तरीके से ही 25 लाख पत्थरों से गीजा के पिरामिडों का निर्माण हुआ।
पियरे की ये हैरतअंगेज खोज उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा साबित हुई जो एलियन की अफवाहों को फैलाकर दुनिया को गुमराह करने पर लगे थे। इतिहास फर्जी कहानियों पर आधारित नहीं होता। हिस्ट्री की जिन किताबों को हम स्कूलों में पढ़ते हैं उसके एक एक चैप्टर को तैयार होने में पियरे टैलेट जैसे खोजी लोगों की कड़ी मेहनत शामिल होती है। इतिहास को पोथियों के जरिए नहीं समझा जा सकता, बल्कि पोथियों को इतिहास बनने के लिए आर्कियोलॉजिकल सबूतों की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग आदम, हवा और पौराणिक गप्पबाजी को इतिहास समझने की भूल करते हैं, वो लोग इतिहास की गरिमा को कभी समझ ही नहीं सकते। और जो लोग इतिहास को समझने की भूल करते हैं, वे लोग कभी इतिहास बना ही नहीं सकते।